बोलेगा नहीं। ठीक है, साउंड आ रहा है ना? यस सर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हो गया था, क्वेश्चंस भी करवाया था ना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस का। उसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ क्या दे रहा है, छोड़ो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इसके पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे चेंज होता है, ये बताया था। जैसे अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है तो इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे रेट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में आपको बताया गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशंस को डबल करोगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी हम मेनली टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ता है। तो अभी हम कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट को हम लोग क्या कांस्टेंट मानकर चलेंगे, मतलब जैसे ये रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, कॉन्सेंट्रेशंस। तो अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू होगा ना, इसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, 1 मोलर मानेंगे। 1 मोलर मारेंगे तो रेट, ये जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू के होगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखना था जो देख लिए, अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कांस्टेंट माना जाएगा। तो ये अगर मैं कभी रेट ऑफ रिएक्शंस बोलूं तो दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 1 मोलर हो गया। चलो, तो उसके बाद पहले ये बेसिक चीजें था बता दिया। सबसे पहले हम एक टर्म से डील करेंगे, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा कहीं कहीं म्यू से भी डिनोटेड रहता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये क्या होता है, इसको लिखें, इट इज द रेशियो ऑफ rate of reactions. It is the ratio of rate of reactions. It is the ratio of rate of reactions. It is the ratio of rate of reactions. ब्रैकेट में रेट कांस्टेंट, ब्रैकेट में रेट कांस्टेंट। It is the ratio of rate of reactions, ब्रैकेट में rate constant. It is the ratio of rate of reactions in which रुक जा, it is the ratio of rate of reactions, comma, which differ in temperature, by 10 degree, differ in temperature by 10 degree, टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर समझे, ये जो अल्फा होगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शंस, टी डिग्री है, और ये दूसरा क्या होगा, दैट इज टी प्लस 10। ये है ना, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, और इन दोनों रेट में देख रहे हो टेम्परेचर डिफरेंस इतना का है, 10 डिग्री का है, 10 डिग्री का है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं के, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन अब क्या हो गया, सेम हो गया।
इसलिए तो ब्रैकेट में आपको रेट कांस्टेंट लिखाया गया था। इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज बाय 10 डिग्री। देख रहे हो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। अगर ये 25 है तो ऊपर वाला कितना होगा 35 होगा। अगर ये 35 है तो ऊपर वाला कितना होगा 45 होगा। इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 डिग्री होना चाहिए। 10 डिग्री या तो सेल्सियस में या तो केल्विन में डिफरेंस है ना, तो सेम ही होगा। फिर वहां पर अगला पॉइंट लिखो, ये लिख लेना। एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है, एक्सपेरिमेंट कर पता किया गया है, अगर आप किसी भी रिएक्शंस का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो उसका रेट जो होता है ना ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली ये किया गया है, उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है। तो ये पहले लिख लो सेकंड पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली it has been observed that experimentally it has been observed that comma for every 10 degree rise in temperature, for every 10 degree rise in temperature, comma the rate of reactions ब्रैकेट में रेट कांस्टेंट increases, rate of reactions become double, or triple, rate of reactions become double or triple। ये ध्यान रखिएगा, ये जो अल्फा का वैल्यू है ना हमेशा 2 से 3 के बीच लाया करेगा। किसी भी रिएक्शंस का टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री से राइज करोगे तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा हमेशा 2 और 3 के बीच लाया करेगा। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, अगर क्वेश्चंस में कुछ भी मेंशंस नहीं है तो हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू 2 एज्यूम करते हैं। मतलब ऐसा मानते हैं कि हम अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बट अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 डिग्री राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन 3 हो रहा है तो आपको वही मानना पड़ेगा। और कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या एज्यूम करोगे कि हमेशा वो डबल हो रहा है। तो ये चीज लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चंस, if nothing is mentioned in the questions, comma assume alpha equal to 2, assume alpha is equal to 2। समझ गया ये चीज। चलो क्वेश्चंस लिखो। लिखो, rate of reactions at 25 degree Celsius, rate of reactions at
25 डिग्री सेल्सियस इज कैपिटल आर एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट इज अल्फा. Calculate its rate of reactions. Calculate its rate of reactions at 35 degree Celsius, 45 degree Celsius, 55 degree Celsius. देखो कैसे करेंगे. हम लोग ये लिख सकते हैं, बताओ. रेट ऑफ रिएक्शंस 25 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन 35 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू ही क्या होता है? अल्फा होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है. अभी बताया ना. लिख सकते हैं. तो क्या मैं R35 निकाल सकता हूं? क्या हो जाएगा बताओ. इसका वैल्यू कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस? कैपिटल आर. तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज अल्फा कैपिटल आर. इसी तरीका से हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा 45 पर भी निकालना है ना. 45 डिग्री सेल्सियस अपॉन अल्फा 35 डिग्री सेल्सियस. ये भी क्या होगा? ये भी अल्फा ही होगा. टेम्परेचर कोफिशिएंट ही है. इन दोनों में 10 डिग्री का डिफरेंस है तो अल्फा. क्या इसका वैल्यू जानते हो? अल्फा. तो क्या आ जाएगा बताओ? R 45 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आर. इसी तरीका से अगर R 55 डिग्री सेल्सियस पर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा, निकाल सकते हो आप. 55 नीचे में 45 और 45 का वैल्यू पता है. इसी तरीका से रेट 65 डिग्री पर क्या होगा बताओ? तो अभी एक जनरलाइज करके फॉर्मूला निकाल रहा हूं और उस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा. क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शंस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना. टी डिग्री देखो यहां पर जैसे अप्लाई करके दिखाता हूं. अगर मुझे मान लो 65 पर निकालना है, रेट एट 65 डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखो रेट 65 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है तो रेट 25 डिग्री सेल्सियस पर का तो वैल्यू दिया हुआ ना कैपिटल आर. अब आपको 65 पर निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा? 55 होगा. ये 55 होगा क्या? अरे 65 में आप 25 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 25 प्लस 40 दैट इज 65. तो डेल्टा टी का वैल्यू पता लग गया ना. यहां से अल्फा टू दी पावर डेल्टा टी 40 अपॉन 10 दैट इज 4. तो क्या देखा? R 65 डिग्री कितना आ गया? अल्फा टू दी पावर 4 R. अगर मुझे मान लो कि रेट 135 डिग्री पर निकालना है तो कैसे निकालूंगा बताओ? तो आप इनिशियल 25 पर जानते हो तो पहले डेल्टा टी का वैल्यू पता कर लो. कितना होगा डेल्टा टी का वैल्यू? 100 अल्फा टू द पावर 11 110. तो 110 अपॉन 10 दैट इज 11. तो क्या इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हो? अल्फा टू दी पावर 11 आर.
तो कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीख गए। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। चलो एक रिएक्शंस है, ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, इसका रेट 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। और बताना है आपको रेट 125 डिग्री सेल्सियस पर बताना है रेट। और ये भी दे दिया है कि अल्फा का वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट का हम वैल्यू नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट आप कितना एज्यूम करते, 2 लिखा दिया गया है। सर 5.12 इन दोनों का डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहा हूं, रेट 125 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा 2 टू द पावर 10 इंटू दिस वैल्यू, यही होगा ना। इतना मोलर पर सेकेंड। हाँ जो भी वैल्यू है, कॉन्सेप्ट यही है, ये जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलो तो ये सीख गए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट से कैसे डील करना है आपने सीख गए। उसके बाद हेडिंग लिखिए इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। तो कोई एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। मैं ये बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 3 कभी पॉसिबल्स नहीं है। अगर मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा तो जो इफेक्टिव कोलिजन्स होता है घट जाता है, इफेक्टिव कोलिजन जो होता है ना नहीं हो पाता है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 3 पॉसिबल्स नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर मान लो ए और बी को एक कंटेनर में रख दूं तो क्या होगा, ए और बी आपस में कोलाइड करेगा, ए और बी के बीच कोलिजन्स होगा। तो क्या जितना भी ए और बी के बीच कोलिजन्स हो रहा है, क्या सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट बनाएगा, तो नहीं। ए और बी को मॉलिक्यूल्स को एक कंटेनर में छोड़ दिए हम लोग, तो ए और बी में क्या हो रहा है, बहुत सारा कोलिजन्स हो रहा है। ए का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, बी का भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। तो जितना भी कोलिजन्स हो रहा है ना, ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स
taking place per unit time per unit volume, that is the collision frequency. इस कंटेनर में जितना भी कोलिजन्स हो रहा है ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या, कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स भी होगा और कुछ नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स भी होगा। मतलब ऐसा कोलिजन्स जो प्रोडक्ट बना रहा है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स, और ऐसा कोलिजन जो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी का आप डेफिनेशन लिखे, इट इज द नंबर ऑफ collisions, it is the number of collisions taking place, it is the number of collisions taking place, it is the number of collision taking place per unit volume, per unit time per unit volume, that is called, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझ गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखिए टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन बेसिकली दो तरह का होता है। नंबर वन दैट इज इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये इफेक्टिव कोलिजन्स किसको बोलेंगे, ऐसा कोलिजन्स जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो ये लिख लो, द कोलिजन्स in which product are formed, collisions in which product are formed, मतलब इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। बट दूसरा तरह का कोलिजन्स क्या होता है, नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स किसको बोलेंगे, ऐसा कोलिजन्स जो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है उसको हम लोग नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स बोलेंगे। तो लिखो, द कोलिजन्स इन विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, the collisions in which product is not formed, मतलब इसमें रिएक्टेंट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट, आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये दोनों पार्ट क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या, इफेक्टिव कोलिजन्स भी हो रहा होगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स भी हो रहा होगा। मतलब ऐसा कोलिजन्स जो प्रोडक्ट बना पा रहा होगा और ऐसा कोलिजन्स प्रोडक्ट जो नहीं बना पा रहा होगा, ऑल आर इंक्लूडेड इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कोलिजन्स which are occurring in that container in given time, that is called collision frequency। तो ये समझ में आ गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होता है, नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होता है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद समझो, इस कंटेनर में तो कोलिजन्स हो रहा है, तो हम लोग कौन सा कोलिजन्स इफेक्टिव होगा, कौन सा कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, उसको हम चेक कैसे करते हैं। उसके लिए दो बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, एक को बोलते हैं एनर्जी बैरियर और दूसरे को बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, आगे बढ़ना है। देखो, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव,
इफेक्टिव कॉमा टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, रुक जा फिर से, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव कॉमा molecules has to molecules has to cross two type of barrier बैरियर मतलब क्या होता है? रुकावट। बैरियर इसी को न बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को है ना दो तरह का बैरियर्स को होकर गुजरना पड़ेगा, और वो दो तरह का बैरियर कौन क्या होता है? एक को बोलते हैं एनर्जी बैरियर और दूसरा को ओरिएंटेशन बैरियर। तो सबसे पहले आप एनर्जी बैरियर हेडिंग लिखें, एनर्जी बैरियर। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा या प्रोडक्ट बना पाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। और इन दोनों एनर्जी और ओरिएंटेशन बैरियर में एनर्जी बैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैरियर, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बैरियर अगर ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो कभी भी वो इफेक्टिव कोलिजन कर ही नहीं पाएगा। तो चलो, तो एनर्जी बैरियर को आप समझते हैं। तो एनर्जी बैरियर को समझने के लिए हमको चार तरह का एनर्जी समझना पड़ेगा। चार तरह का एनर्जी, एक को बोलते हैं, क्या कुछ पता है? एक को बोलते हैं दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरा को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, तीसरा को बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और चौथा को बोलते हैं एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। चार तरह का एनर्जी समझना पड़ेगा आपको। तो एक एक करके हम डील करते हैं। चलो, सबसे पहले एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये छोटी छोटी पहले देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या है बताओ? हर एक, जैसे ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है तो ये भी क्या, इसके अंदर कुछ अपना कुछ एनर्जी होगा। जैसे हम, मेरे पास भी कुछ एनर्जी है, आपके पास भी कुछ इंटरनल एनर्जी है। तो हर एक मॉलिक्यूल्स के पास, हर एक रिएक्टेंट के पास अपना कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां लिख लेना, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिख लेना, लिखना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पोजेस certain energy, reactant molecules possess certain energy are called energy of reactant। फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के पास भी अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उसी को क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो लिख लो, इसमें भी लिख लीजिए, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पोजेज certain energy are called energy of product। थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोला? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पोजेज सर्टेन एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम ईटी से डिनोट करेंगे। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बताओ? जैसे आप पढ़े होगे ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कहां पर पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद है कहीं? कहां?
क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बिल्कुल बिल्कुल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं पढ़ाया था, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वहां पर पढ़ाया था सब। रुक जाओ थोड़ा सा, क्या हुआ, तबीयत खराब है बच्ची? क्या हुआ? फीवर? और एक बच्ची कहाँ गई? एक और आती थी ना, एक दो नहीं है ना, दो घर, एक और दो बच्ची, एक घर गई। अच्छा जेई मेन एग्जाम है, अच्छा ये 23 to 26 ना? अच्छा मतलब जेई मेंस का भी तैयारी चल रहा है और इधर मेडिकल का भी तैयारी चल रहा है, मतलब बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं। चलो चलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख लो डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy, minimum amount of energy required by reactant molecules, required by the reactant molecules, required by the reactant molecules to participate in chemical reactions, to participate in chemical reactions. जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप क्लास करने आ रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ जैसे एनर्जी है तभी तो क्लास करने आ रहे हो, अगर वो एनर्जी नहीं है तो आप क्लास झेल ही नहीं पाओगे, नहीं आओगे। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? क्लास करने के लिए, क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि टेनिस गेम होता है, तो टेनिस गेम खेलने के लिए क्या उसके पास जो प्लेयर्स खेलता है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होना चाहिए, 3 4 5 घंटा का गेम्स होता है, तो उसके अंदर एनर्जी उतना होगा तभी तो क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड, क्या हम लोग उसको बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दैट प्लेयर और आप लोग मस्ट आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप उस गेम्स में या आप क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गया? अब एक दूसरा टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या? जैसे देखते हो, जैसे टेनिस का गेम होता है तो ब्रेक होता है, तो ब्रेक में क्या होता है, देखते हो बनानास खाता है, कुछ ड्रिंक्स लेता है, तो क्या होता है उससे, क्या प्लेयर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। समझ रहा है? इन दोनों में डिफरेंस समझ रहा है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी में? तो अभी कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो जो प्लेयर है, अब उसका थ्रेशोल्ड, उसका जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो गया है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या कर रहा है, एडिशनल एनर्जी ले रहा है, इन द फॉर्म ऑफ जो भी, इन द फॉर्म ऑफ फूड हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक्स हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी क्या, इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको ई से डिनोट करेंगे। आज से आपका 1 घंटा क्लास बढ़ा देता हूं, 3 to 4 क्लासेस बढ़ जाए, क्योंकि नहीं होगा तो फिर लास्ट में दिक्कत होगा आप लोग को। 3 to 4 जो होता है ना, क्लास करवा देता हूँ 3 to 4, ताकि अभी तो ये जो चैप्टर जल्दी कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी देखना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 to 4 करवा देंगे, तो धीरे धीरे आपका जो होगा ना, नहीं तो लास्ट टाइम बर्डन हो जाएगा। किसी को इतराज है?
नहीं, अभी से एक्स्ट्रा क्लास करोगे तो ठीक है, ताकि आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। अगर यही चीज मैं अप्रैल मई में करूंगा तो आपको भी दिक्कत होगा। आपको, हमको क्या, हमको दिक्कत नहीं है। हम वो पढ़ेंगे, आधा एक घंटा पढ़ेंगे तो एक चैप्टर हम पढ़ लेते हैं। एक चैप्टर आधा एक घंटा में आपको 4 घंटा आसानी से पढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं तो हो जाता है, तो आपको दिक्कत होगा, आप रिविजन्स नहीं कर पाओगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। द एक्स्ट्रा एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी given, extra energy given in the form of kinetic energy, extra energy given in the form of kinetic energy to reactant molecules, to reactant molecules, so that, to reactant molecules, so that they can cross energy barrier, they can cross energy barrier, they can cross energy barrier, are called activation energy। हम लोग जैसे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी क्या, उसको ड्रिंक्स तो नहीं पिलवाएंगे ना, उसको बनाना तो नहीं देंगे ना, उसको क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है। द एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो दैट मॉलिक्यूल्स बिकम एक्टिव और दे कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो, तो मैं बोला कि एनर्जी बैरियर, कोई भी कोलिजन्स को इफेक्टिव होने के लिए दो तरह का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। एक एनर्जी बैरियर जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके सेकंड जो आएगा दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर। एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में दोनों कोलाइड करेगा तभी प्रोडक्ट बना पाएगा। तो ये मैं बोल रहा हूं कि देखिए, अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा तो क्या ये इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगा? अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ही कम है तो क्या वो कभी प्रोडक्ट बना पाएगा? क्या वो कभी इफेक्टिव कोलिजन्स होगा? नहीं। तो ये कैसा कोलिजन्स होने वाला है? नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स होने वाला है। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी हो तो क्या होगा? ये कोलिजन इफेक्टिव हो सकता है। क्यों मैं बोला इफेक्टिव हो सकता है? नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, ये कोलिजन, हाँ इसके पास एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेगा, बट सेकंड बैरियर को भी तो क्रॉस करना है। वो कौन सा बैरियर? ओरिएंटेशन बैरियर। इसलिए मैं बोला कि ये कोलिजन इफेक्टिव हो सकता है। हाँ, एक बैरियर को क्रॉस कर लिया, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया, सेकंड बैरियर तो बाकी है ना, सेकंड बैरियर को भी तो देखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा? मे बी इफेक्टिव, ये इफेक्टिव हो सकता है। चलो एक ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ग्राफ आएगा, 2-3 ग्राफ आएगा। फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड। आपको मैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ाया था, याद है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो मैं बोला था कि केमिकल काइनेटिक्स में मैं उसका यूज करूंगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ पर पहले इसको देखें, ये जो एक्सिस है फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये एनर्जी एक्सिस बोल देता हूं।
ऐसा ग्राफ था ना कुछ, अगर हम टी टेम्परेचर पर प्लॉट कर रहे हैं, टी टेम्परेचर पर प्लॉट किया गया है, ये जो देख रहे हो ना, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये मान लेता हूं दिस वन इज ईटी, ईटी मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सब जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो यही सब मॉलिक्यूल्स क्या है, इफेक्टिव कोलिजन्स करेंगे। दिस इज द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विच में, जहां पर कोलिजन में भी इफेक्टिव हो सकता है। तो ये यहां पर क्या लिखता हूं, दिस इज द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स which shows effective collisions। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मान लो कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, ताकि उसका एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाए और वो भी इफेक्टिव कोलिजन बना पाए, उस रीजन में चला जाए वो। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आपको मैं बताया था कि दिस कर्व रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, और टोटल फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है ना, पीक शिफ्ट डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड, याद है बताया था, ये नीचे शिफ्ट होगा और राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ताकि टोटल फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी भी 1 मेंटेन रहे। तो अभी हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। ये और थोड़ा ऊपर कर देता हूं। तो अभी क्या देख रहे हो, टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है मान लेता हूं कि टी डैश है, यहां पर बोल दे रहा हूं टी डैश ग्रेटर देन टी है। तो अभी ये मॉलिक्यूल्स जो पहले टी टेम्परेचर पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं बना पा रहे थे, जिनका एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी था, बट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया ना, इतना एडिशनल एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब ये भी मॉलिक्यूल्स अभी इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं बोला था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस और थ्राइस हो जाता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है, क्यों ट्वाइस और थ्राइस हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी हो सकता है, ये एडिशनल मॉलिक्यूल जिनका जो इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है, क्योंकि दिस एडिशनल फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स which will participate in effective collisions। तो ये समझ में आ रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, दिस इज द एक्स्ट्रा fractions of molecules which shows effective collisions on increasing temperature। जिसको क्यों बंद कर दिए, कौन सा है इधर, इसी
तो ये समझ में आ गया। नोट में एक बात लिख लेना, कभी कभी ये भी पूछते हैं नोट में, अगर आपको fractions of molecules crossing energy barrier या fractions of molecules which can show effective collisions अगर निकालना है तो that is always e to the power minus EA upon RT होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। fractions of molecules crossing energy barrier या fractions of molecules which may show effective collisions का वैल्यू अगर that is always equal to e to the power minus EA upon RT होता है। चलो तो ये हो गया। तो ये एनर्जी बैरियर को समझ लिए। सेकंड लिखिए ओरिएंटेशन बैरियर। इस चैप्टर्स का क्वेश्चंस बना रहे हो? इस चैप्टर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कराया गया है, अगर इसमें नहीं बनाओगे तो दिक्कत है। इस चैप्टर्स में अभी तो थियोरेटिकल चीजें चल रही है, ये सब भी कॉन्सेप्चुअल्स है, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। इस बार कोई मतलब अच्छा जैसे होता है ना कि 150 प्लस मार्क्स नहीं ला पाता है, 130 मैक्सिमम, 140 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जा पाता है। क्या दिक्कत हो रही है? टीचर में दिक्कत है या आप लोग खुद मेहनत नहीं करते हो क्या? पिछले बार 160 तक पहुंच जाता था बच्चे लोग, 160 तक। और अगर मतलब इसमें एवरेज नहीं रखोगे, मेंटेन नहीं करोगे, आपको तो पता है ना सिलेक्शंस के लिए तीनों चीज में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म कर लिए या केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर लिए और एक सब्जेक्ट खराब कर दिए, बायोलॉजी खराब कर दिए या केमिस्ट्री खराब कर दिए, फिजिक्स खराब कर दिए, तो आप जो है ना रेस से बाहर हो। तो तीनों चीज को आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ आप लोग बोलते नहीं हो, खाली सुनना है, श्रोता। क्या दिक्कत हो रहा है? घर में पढ़ाई करती है? कितना देर? 5 to 6 आवर, बहुत ज्यादा टाइम है। एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? टफ रहता है, इजी रहता है, मॉडरेट रहता है? अच्छा, तो फिर मार्क्स क्यों नहीं? नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव कैसे हो जाता है? हम करेंगे 30 ही करेंगे, हम 20 ही करेंगे, बट 20 में कोई टच ना कर सके। लालची इंसान है। निगेटिव को जो देखो, निगेटिव ज्यादा कर रहे हैं तो वो वहां पर समझ में आता है कि तुक्का मार रहे हैं। सही बोलता हूँ। निगेटिव नहीं, निगेटिव मतलब एक एक नंबर से बहुत सारा रैंक पीछे चला जाता है। तो निगेटिव तो करना ही नहीं है। जितना हम 10 जानेंगे 10 ही करेंगे, बट 10 में कोई टच नहीं कर सके, 10 में कोई 9 नहीं कर सके, इस तरह का मतलब आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये कुछ बच्चे तो है जैसे
जो निगेटिव बहुत कम करते हैं। हाँ चलो 35-40 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 4 गलती 5 गलती होना ऑब्वियस है, हो जाएगा, उतना उतना तक होता है तो समझ में आता है। कोई 35 अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें 10-15 निगेटिव हो रहा है तो फिर वहां पर दिक्कत वाली बात है। और निगेटिव थोड़ा कैलकुलेशंस भी करने में दिक्कत होता है। कैलकुलेशन के लिए घर में प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर का कम यूज किया करो। जब लगता है कि हाँ इस कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस समय कैलकुलेटर का यूज किया करो। कैलकुलेटर का यूज कम करोगे, घर में अपने सॉल्व करोगे, तभी एग्जाम में आप लास्ट आंसर निकाल पाओगे। तो ज़्यादा टाइम लेते हम उसको करेंगे नहीं। नहीं 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 वो करेंगे ही नहीं ना, वो क्वेश्चन सिलेक्शन कीजिए उस तरह से। तो पहले जो आता है वही करो ना, जो पहले आता है आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन। नहीं पहले आप उस तरह का देखो पहले आप उस क्वेश्चन को सिलेक्शन करें जो कि आप उसमें 100% डैम्ड श्योर हो कि वो हम सही करेंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट बूस्टअप होगा। अब मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं और शुरू में आया चौका छक्का देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता ना, पहले कुछ टाइम लेता है, प्लेयर टाइम लेता है, फिर धीरे धीरे लगता है 20-50 रन हो गया तो जाकर वो सेंचुरी बना पाता है। तो पहले अपना कॉन्फिडेंस जगाओ, कॉन्फिडेंस नहीं जगाओगे तो फिर दिक्कत है। चलो तो ओरिएंटेशन बैरियर को देखो थोड़ा। एनर्जी बैरियर समझ में आ गया। सेकेंड ओरिएंटेशन बैरियर, उसको बंद कर दो, एसी बंद कर दो। ओरिएंटेशन बैरियर, अब थोड़ा इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक करेंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शंस होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1 SN2 होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर SN2 रिएक्शंस का एग्जांपल लूंगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और ये है क्या, सबस्ट्रेट बोलते हैं इसको, सबस्ट्रेट। और ये प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा, और ये है आपका, इसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। चलो तो यहाँ पर अभी इस रिएक्शंस को बेसिकली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन ही तरह का रिएक्शंस होता है, एक एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन एडिशन और सब्स्टिट्यूशंस एडिशंस, और तीसरा क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो अभी यहां पर देखिए, अभी इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बैरियर है। इसका एनर्जी मान लो, इसका एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसका भी एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, बट ये प्रोडक्ट बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। अगर ये मॉलिक्यूल्स, ये जो OH माइनस है, अगर जाकर इस Br से टकरा गया तो क्या होगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा। क्या ये Br, ये OH न्यूक्लियोफाइल जाकर बैक साइड से CH3 पर अटैक करेगा, तभी जाकर ये क्या हो पाएगा, इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगा। तो यहां पर ओरिएंटेशन फैक्टर समझ रहे हो, इस OH माइनस को जाकर अगर ये CH3 से जाकर कोलाइड होगा तभी प्रोडक्ट बना पाएगा। हाँ इसके पास एनर्जी बैरियर क्रॉस कर चुका है, बट स्टिल ये प्रोडक्ट एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा तभी बना पाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बोल देंगे SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट बोला जाता है। एक रिटेंशन प्रोडक्ट होता है
और दूसरा इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। तो चलो अभी यहाँ पर ओरिएंटेशन बैरियर को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो तभी क्या हो गया, देखो CH3OH आ गया यहाँ पर, और Br माइनस क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर लिख ले, एक पॉइंट लिख ले, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव, कॉमा, along with threshold energy, along with threshold energy, comma, the reacting molecules must collide, reacting molecules must collide in proper orientations to form product. अब यहाँ पर दो प्लॉट हम लोग देखेंगे, दो ग्राफ देख रहे हैं, बना रहे हैं, और ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है। देखो हम लोग जानते हैं कि दो तरह का रिएक्शंस होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। तो सबसे पहले हम इंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए देखेंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, इसमें एनर्जी क्या होगा बताओ, एब्जॉर्ब होगा, और इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखना है कि डेल्टा एच का वैल्यू कैसे निकालते हैं। डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा बताओ, फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शंस EP शुड बी ग्रेटर देन ER होना चाहिए, मींस हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस है, एनर्जी एक्सिस भी या पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस। और ये जो देख रहे हो दैट दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, और इसको कभी कभी हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी एक्सिस है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ प्रोडक्ट बना देता हूं और ये रिएक्टेंट यहाँ ऐसा, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। दिस इज ER, दिस इज EP। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए इसको इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला। देखो ये यहां से यहां तक क्या होगा, इसको ये जो पीक पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और या ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट। ये जो अगर एक पीक आता है ना, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो रिएक्शंस है, रिएक्शन एक ही स्टेट में कंप्लीट हो रहा होगा। ये मैं पहले भी बताया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शंस बताया था ना,
तो अगर एक पीक मिल रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है, तो रिएक्शंस आपका एक ही स्टेट में कंप्लीट हो रहा है। अगर 2 पीक इस तरह का मिलता तो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता, अगर 3 मिलता तो 3 स्टेप में। चलो फिर यहां पर देखना, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इसी को हम डेल्टा एच बोलते हैं। क्या? डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शंस। देखो यहां पर, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज डेल्टा एच। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये थोड़ा इस बात reactant molecules, the extra energy given to the reactant molecules so that they can cross transition state, they have energy greater than threshold energy, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से यहां तक एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बताओ, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो आपने एडिशनल काइनेटिक एनर्जी सप्लाई किया, सो दैट दे कैन हैव एनर्जी ग्रेटर देन ट्रांजिशन एनर्जी, दे कैन फॉर्म इफेक्टिव कोलिजन्स, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये देखो, अगर मान लो कि रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, आर प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। और ये जो आप देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। अगर रिएक्शंस आर से पी जा रहा है, तो आपने इतना एडिशनल एनर्जी सप्लाई किया, तो इसको क्या बोला? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। जब मान लो कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट रिएक्शंस प्रोसीड कर रहा है, तो आपने इतना एडिशनल एनर्जी सप्लाई किया ताकि उसका प्रोडक्ट का एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के इक्वल हो जाए, ट्रांजिशन थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। अगर हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स को अगर हम यहां पहुंचा देंगे तो क्या होगा? फिर से वो रिएक्टेंट में चला आएगा। तो ये भी क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो इतना समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान रखना, ये जो एनर्जी होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इतना चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ, एक चीज और, डेल्टा एच एक फॉर्मूला तो जानते हैं, दैट इज ईपी माइनस ईआर। हम दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। क्या? एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस माइनस अगर इतना कर दें तो यही आ जाएगा। क्या क्या बोला देख, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। अगर इसमें इतना माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एच। तो इसका एक और फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। अब ये तो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए फिर से बनाओ। यहां पर लिख लेना नेक्स्ट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। इसमें डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा।
डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? द डेल्टा एच इज इक्वल टू ईपी माइनस ई आर। तो ये निगेटिव कब होगा? जब रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। अब प्लॉट बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना लो। ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस, ये दिस वन इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। अभी क्या है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तो रिएक्टेंट ऐसा होगा कुछ ग्राफ। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये है ई आर, और ये है ईपी। और ये जो आप देख रहे हो दिस वन इज डेल्टा एच। ये जो आप देख रहे हो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। ये जो आप देख रहे हो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। ये जो आप देख रहे हो, अच्छा, दिस वन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो, ये जो पीक पॉइंट पर है ये तो पता है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, पार्शियल बॉन्ड टूटता है, पार्शियल बॉन्ड बनता है, और उसका लाइफ बहुत कम होता है क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस चैप्टर्स को आज या कल विदाई कर देंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता चुका हूँ पहले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए कौन सा चैप्टर आना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आता है तो आपको हवा में भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ उसको पढ़ें। बेसिक ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शंस क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए। एन फैक्टर्स क्या होता है, एन फैक्टर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, विदाउट एन फैक्टर्स आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे एन फैक्टर्स। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए। फिर आपको मैं बोला हूँ, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल्स, केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, नहीं तो वहां पर भी दिक्कत है। हर एक साइंस जो है ना लिंक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आपका कोई चैप्टर कमजोर है तो उसको अच्छा करो ताकि आप तैयार हो जाए। आपका फ्रीक्वेंसी पी ब्लॉक से मैच करेगा, कार्बन फैमिली बोरॉन फैमिली से मैच करेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और ये भी है ना, हम लोग का लिमिटेशंस भी है, क्योंकि अगर मान लो कि पी ब्लॉक में हम केमिकल बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे तो फिर पी ब्लॉक वाला रिएक्शन जो कब बताएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट कब बताऊंगा।
तो हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट का अपना एक प्लेस है, अगर उसके प्लेस से इधर उधर करोगे तो दिक्कत हो जाता है। जैसे अभी आप लोग को मेडिकल का तैयारी कर रहे हो, यही आप 5 साल के बाद सोचोगे तो कभी कर सकते हो? नहीं। अगर मैं अभी मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी करना सोचूंगा तो कर सकते हैं? नहीं। उसमें भी एज लिमिटेशंस बैरियर है ना कुछ। चलो तो ये हो गया, क्वेश्चंस कुछ करते हैं। पहले क्वेश्चन करने के पहले ये चीज लिख लो, पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट बनाकर। अगर डेल्टा एच का वैल्यू 0 है, नोट बनाकर लिख लो, तो क्या यही होगा ना, ई फॉरवर्ड और ई बैकवर्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा एच इजिकल टू क्या होता है, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड होता है। अगर डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का ज्यादा होगा बैकवर्ड से। मतलब कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में मैं देखा था ये फॉरवर्ड बड़ा था, बैकवर्ड कम था। आप नाप भी तो सकते हो, नाप कर देख कर बता सकते हो। तीसरा, अगर डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये फॉरवर्ड का वैल्यू कम होगा, ये बैकवर्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। देखो, which one of the following is correct for endothermic reactions? Endothermic reactions. Which one of the following is correct for endothermic reactions? Option A, EA forward is equal to delta H. Option B, EA forward is greater than delta H. C, EA forward is less than delta H. Option D, none of the above. इंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो, इंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब बीच वाला को टारगेट करेंगे, यही ना? तो ई फॉरवर्ड ग्रेटर देन डेल्टा एच, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? देखो, जैसे मान लो इसका वैल्यू अभी 50 है, इसका वैल्यू 50 है, इसका वैल्यू 20 है, 50 से कम ही होगा ना, क्योंकि ये वैल्यू हमको पॉजिटिव लाना है। तो ये 50 है तो इसका वैल्यू 40 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये बड़ा हुआ, ये फॉरवर्ड बड़ा हुआ, 50 बड़ा हुआ, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। समझ गया ये? चलो दूसरा क्वेश्चन। एक रिएक्शन है दिया हुआ, 2 अमोनिया गिव्स राइज टू नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये है ऐसा। इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA1, इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए, EA1 is equal to EA2. B, EA1 is greater than EA2. C, EA1 is less than EA2. D, none of the above.
अरे भाई दो रिएक्शन दिया हुआ देख, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है और इस रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। अब पूछ रहा हूं कि इन चारों में से कौन करेक्ट है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सर एक तो ध्यान रखना, आप बोलोगे स्टैचोमेट्री, ध्यान रखना स्टैचोमेट्री चेंज करने से कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है। एक्टिवेशन एनर्जी मेनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शंस, नेचर ऑफ रिएक्शंस। और दूसरा टेम्परेचर, पर टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी उसका उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो कि टेनिस का गेम, टेनिस का गेम के बारे में बताया था, प्लेयर बीच बीच में का एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं। तो मान लो कि एक थोड़ा हेल्दी प्लेयर है और एक थोड़ा पतला प्लेयर है, तो हेल्दी जो प्लेयर है तो क्या वो ज्यादा थोड़ा खाना खाएगा, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लेगा। तो ये ध्यान रखना कि इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में यही मैं बताना चाह रहा हूं, तो यहाँ लिख लेना कि एक्टिवेशन एनर्जी मेनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिएक्शंस, नेचर ऑफ रिएक्शंस एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर। Activation energy depend on nature of reactions and temperature, comma, note on stoichiometry coefficient, note on stoichiometry, note on stoichiometry। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ। ऑप्शन ए, हम इस रिएक्शंस का कुछ भी कर दें, स्टैचोमेट्री चेंज कर दें, एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम। चलो अगला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ईए फॉरवर्ड का वैल्यू 40 किलो जूल दिया हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू -10 किलो जूल दिया हुआ है, और ईए बैकवर्ड बताओ। हम्म, क्या 50 किलो, 30 किलो। देखो दो आंसर हो गया, एक ही जगह से दो आ रहा है। अरे यार देखना, यहाँ पर फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर बता। इससे इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगाओ आंसर बताओ। नीट में भी इसी तरह आते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट का जब क्वेश्चन पेपर खोल कर देखोगे ना, तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहेगा। चलो देखो, हम जानते हैं -10 इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड, दैट इज 40 प्लस 40 माइनस ई ए बैकवर्ड, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर चले जाते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो ई ए बैकवर्ड ये 40 और ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 किलो जूल। और आप ऑप्शंस में एक 50 किलो जूल भी रहेगा और एक जरूर 30 किलो जूल भी रहेगा, -30 भी रहेगा, प्लस -50 भी रहेगा, इस तरह ऑप्शन वो रहेगा। थोड़ा सा गलती, सावधानी हटी, आपका गलत, दुर्घटना तुरंत घट जाएगी, मीन्स तुरंत -5 होता है वहां पर। अगला क्वेश्चन,
चलो इतना क्वेश्चन पूछा गया। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। चलो एक एक करके पूछते चलता हूँ। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 10। अरे यार देख यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे मैच करा। ये बता 10 ET। अरे यार बताया था ना। यहां से यहां तक कितना होगा 60। डेल्टा एच, डेल्टा एच कैसे निकालोगे 10 कैसे निकालोगे? देखो पहले क्या करते हैं, -10 होगा, -10 होगा, ये तो ध्यान रखना है। 10 भी ऑप्शन रहेगा, -10 भी ऑप्शन रहेगा। तो कैसे निकालते हैं, दैट इज, ये फॉर्मूला होता है ना, प्रोडक्ट का देखो 10 माइनस 20 तो कितना होता है, -10 होता है। चलो ये फॉरवर्ड कितना है 40। कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होगा कुछ, यह होगा कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो जो खाया है फिर। चलो ये देखो, ये बैकवर्ड 50। देखो इन दोनों का डिफरेंस भी डेल्टा एच देगा, सेम आ रहा है क्या? ये फॉरवर्ड 40 माइनस 50 दैट इज -10। चलो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है तो मींस कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो इतने सवाल पूछे जा सकते हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। चलो एक क्वेश्चन और। ये जो है ना, ये इसको मतलब रिएक्शंस इंटरमीडिएट बोलते हैं, बताया हूं पहले। रिएक्शंस इंटरमीडिएट, ये ट्रांजिशन स्टेट। मतलब अगर ये पूछूं कि ये सिंपल रिएक्शंस या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हमेशा 2 या 2 से ज्यादा पीक मिलेगा, और इसके पहले वो रिएक्शन जो था दैट इज सिंपल रिएक्शंस। तो ये भी पूछ सकता है ये सिंपल रिएक्शंस है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। चलो पहले मैं पूछूंगा कि जो ओवरऑल रिएक्शंस है, ओवरऑल रिएक्शंस इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये देखो, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, खत्म वाला का ज्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट का ज्यादा एनर्जी, रिएक्टेंट का कम, मतलब इंडोथर्मिक। ओवरऑल रिएक्शंस क्या है, इंडो है। अगर मैं फॉर फर्स्ट रिएक्शंस बात करूं, और ये दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता ना कि सिंपल रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। हम ये बात करते हैं फॉर फर्स्ट रिएक्शंस की, यहां से यहां तक बात कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक आप मुझे ये बताओ, डेल्टा एच का वैल्यू बताओ। डेल्टा एच कैसा निकालोगे, डेल्टा एच देखो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 30 माइनस 10
ये डेल्टा एच है, समझ रहे हो? पहला स्टेप में ये रिएक्टेंट और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट समझो, और फिर ये रिएक्टेंट और फिर ये प्रोडक्ट, 2 स्टेप में ऐसे ही हो रहा है ना। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये जो रिएक्शंस है, जो फर्स्ट रिएक्शंस है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? फर्स्ट रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सेकेंड रिएक्शंस एक्सोथर्मिक, ओवरऑल रिएक्शंस एंडोथर्मिक। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट रिएक्शंस आपका एंडोथर्मिक है, सेकेंड रिएक्शंस एक्सोथर्मिक, ओवरऑल रिएक्शंस एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच का वैल्यू बताओ, दैट इज प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, कितना हो जाएगा? 20। चलो डेल्टा एच ही पूछता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ। और ये जो रिएक्शंस है एंडोथर्मिक है, और सेकेंड रिएक्शंस डेल्टा एच का वैल्यू बताओ, डेल्टा एच का वैल्यू देखो। अभी ये रिएक्टेंट 30 माइनस 10, ये डेल्टा एच है। और ये जो बोल रहा है ना, ये 20 माइनस 10, दैट इज डेल्टा एच फॉर ओवरऑल रिएक्शंस, समझा? तो मैं डेल्टा एच क्या पूछ रहा हूँ? फर्स्ट रिएक्शन का पूछ रहा हूँ। जैसे डेल्टा एच सेकेंड रिएक्शन का बताओ, ये देखो 20 माइनस 30, दैट इज माइनस 10। ये माइनस 10 बता रहा है आपको, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि सेकेंड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। ये पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है कि ये कैसा है? फर्स्ट रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये बताओ, देखो प्रोडक्ट यहां पर है 20 माइनस ये 10 बता रहा है कि ओवरऑल रिएक्शंस एंडोथर्मिक है। ये भी पूछ सकता है ये रिएक्शन कितना स्टेप में प्रोसीड हुआ है? 2 स्टेप में। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद लिखें टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल न्यूमेरिकल किए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनता है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम कराया गया है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बनेगा, क्योंकि हर एक फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया। मतलब इस चैप्टर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे बहुत है, कराया गया है। बट आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे, बिना पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम भी भूल जाएंगे। सब चीज में आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे। इट इज हाईली वोलाटाइल इन नेचर्स। तो क्या बोला, क्या हेडिंग था? दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ, ब्रैकेट में लिख लेना आर्हेनियस इक्वेशंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशंस, आर्हेनियस इक्वेशंस। एक्चुअल टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होता है ना, कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर्स, तो ये कौन बताता? आर्हेनियस इक्वेशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया था। हाँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको एक्चुअल टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखना है कि हाउ ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है, दैट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय दिस आर्हेनियस इक्वेशंस। चलो, तो अभी आर्हेनियस इक्वेशंस में क्या है ना,
कि इसमें एक फॉर्मूला आएगा K इज इक्वल टू जेड, जेड इज व्हाट, आज ही पढ़ाया हूं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितना कोलिजन हो रहा है, इनटू पी, पी को बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर्स, इनटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये चीज क्या है, दिस इज द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, और ये क्या है, कितना कोलिजन हो रहा है, समझ रहा है, इन तीनों का प्रोडक्ट ही के है, ये समझ रहा है ना। जेड 100 कोलिजन्स हो रहा है, 100 कोलिजन्स में 80 कोलिजन्स का एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और 80 में से भी क्या हो गया, मान लो 10 कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड किए, मींस नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो हो गया दैट इज 70, टोटल 100 में से 20 तो ऐसे ही चला गया, उसका एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, 20 में से भी 10 चला गया, 10 का प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड नहीं कर रहा है, तो टोटल 70 कोलिजन्स ऐसा है जो कि प्रोडक्ट बना पा रहा है, समझ रहा है ये चीज। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट ही ए होता है, ए, तो यही आपका आरएनएस इक्वेशंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, ये ओरिएंटेशन बैरियर है ना। अब यहां पर टर्म को समझना, ए क्या है, ए को क्या बोलते हैं, आरएनएस पैरामीटर बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, तो ए क्या है, आरएनएस पैरामीटर, या इसको और क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक चीज के बारे में और ध्यान रखना, ए का यूनिट क्या होता है, यूनिट, ए हैज सेम डायमेंशन एज ऑफ के, मतलब ए का जो यूनिट होगा, के का यूनिट जो होगा वही ए का यूनिट होगा, मतलब अगर इसका पर सेकेंड है तो ए का यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड, अगर इसका मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो इसका भी मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझा ये चीज, तो लिख लो यहां पर, ये चीज लिख लेना, यूनिट ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ के, ये तो पता है, दिस इज द रेट कांस्टेंट, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, आर इज द रेट कांस्टेंट यूनिवर्सल, ये आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर किलो जूल में या जूल में है तो आर का वैल्यू कितना लोगे, 25/3 बता चुका हूं। अगर आर का वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू अगर कैलोरी में है 2 लेते हैं, अब इसको इतना आश्चर्य से मत देखो, ये सब पुरानी बात है, हाँ एटीएम में होगा तो एटीएम में होगा दैट इज कितना लेंगे, 0.08, 12 बाई, हाँ वो भी ले सकते हो, कैलकुलेशन आसान बनाएगा। चलो फिर एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, के और ए
ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के वर्सेस टी। टेम्परेचर बढ़ाने से के मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लेकर चलोगे, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो ये कैसा ग्राफ आता है बताओ? चलो वेरिएशन देखो, हम बताओ ये अपॉन आर टी, टेम्परेचर बढ़ाने से ये अपॉन आर टी क्या होगा? घटेगा, घटेगा ना। ये डिनोमिनेटर बढ़ता है तो क्या होता है? घटता है, ये वैल्यू घटेगा। ये बता, बढ़ेगा, माइनस आ गया। ये बताओ, ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ई टू द पावर बढ़े वाला वैल्यू आ जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा ही। अब ये बताओ, अब के क्या हुआ? के, अब के पर आ जाते हैं, के भी बढ़ेगा। के इज इक्वल टू दिस होता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। तो कैसे बढ़ता है मैं ये रिलेट करने की कोशिश की। और ये इंपॉर्टेंट है, जे एडवांस में भी पूछ चुके हैं ग्राफ। तो चलो इसको यहीं रोकता हूं, फिर 3 से 4 फिर मैं इसको प्रोसीड करूंगा, ठीक ना। यही अभी खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद क्या एक साथ इंडोथर्मिक, एक साथ इंडोथर्मिक नहीं 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 होगा कभी। ये जो बैरियर होता है ना हमेशा कम ही होगा। हाँ हो सकता है बच्चे। देखो ये वाला भी अभी देखो इंडोथर्मिक है ना, और ये वाला भी इंडोथर्मिक है, ये भी इंडोथर्मिक, ये भी इंडोथर्मिक, ओवरऑल रिएक्शन इंडोथर्मिक। देख रहे हो ना, प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। तो ये भी इंडोथर्मिक, ये भी इंडोथर्मिक, ओवरऑल इंडोथर्मिक, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से हो सकता है।